गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा काम सिर्फ ऐसे छोटे से ऑर्गन के लिए करता है पूरा, जो हार्ट है। एंड हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर, को पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 करके वो आपकी ब्रेन, किडनीज और हार्ट को ऐसे अफेक्ट कर सकता है जिससे वो हानिकारक और जानलेवा भी हो सकता है। सो आई विल बिगिन माई टॉक। सो अंडरस्टैंडिंग हाइपरटेंशन इन इंडिया, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्रोल। सो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम इसे डिफाइन करते हैं रीडिंग्स अबव 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन नॉर्मल पब्लिक में। सो इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ इंडिया इसे सफर करता है। बट देर आर सम एस्पेक्ट्स टू इट, जिसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। वो है वाइट कोट हाइपरटेंशन, मास्ड हाइपरटेंशन और रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। तो वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है जब आप लोग क्लिनिक में आते हैं और अचानक से आपका बीपी बढ़ जाता है, और वैसे घर पे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। दिस इज कॉल्ड वाइट कोट हाइपरटेंशन, कि बस डर की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से वो बीपी बढ़ गया है। मास्ड हाइपरटेंशन इज कि व्हेन हम क्लिनिक में बीपी मेजर कर रहे हैं आपका, तो वो बढ़ा हुआ आ रहा है बट घर पे वो नॉर्मल रह रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मास्ड हाइपरटेंशन। एंड रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन इज बिकॉज आपकी किडनीज की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। मेनली जो है 95% ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम प्राइमरी हाइपरटेंशन, विच इज एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन इज जिसका कोई कॉज या बेसिक किसी रीजन हमें पता नहीं है, इट इज इडियोपैथिक। और बाकी 5% है वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम, थियोक्रोमोसाइटोमा, और भी बीमारियां हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हैं and उनके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये नॉर्मल हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे जो 95% ऑफ वर्ल्ड को कवर करते हैं। सो इंडिया फेसेस अ ग्रोइंग एपिडेमिक, दैट इज 1 out of 3 इंडियन सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। हमें सिखाया जाता है कि देर इज अ रूल ऑफ हाफ्स, दैट इज ऑलमोस्ट वन हाफ ऑफ पब्लिक जो कि हाइपरटेंसिव है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है। मतलब 50% ऑफ पीपल, उन 50% पीपल में से बाकी 50% को दवाई नहीं मिलती है। और उन 50% जो दवाई खा रहे हैं, उन 50% में से उनका एडिक्वेट कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ विशियस साइकिल which causes um, where hypertension remains undiagnosed and and can lead to really bad circumstances. So what are the silent symptoms? बहुत ही सिंपल सिम्टम्स से शुरू होता है। हेडेक हो रहा है तो हम नजरअंदाज करते हैं। नोज ब्लीड्स हो रहे हैं, थोड़ा नौजिया वॉमिटिंग है, किसी किसी को चक्कर आते हैं। तो कोई क्लियर वार्निंग साइंस हमको मिलता नहीं है अनलेस इट स्टार्ट स्क्रीमिंग। मतलब जो विस्पर्स हैं वो स्क्रीम में बदल जाएं, दैट इज इट स्टार्ट्स टू गेट यू। मतलब आपको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, या सांस में तकलीफ शुरू हो जाएगी, या आपकी किडनी पे असर पड़ने लग जाएगा, या आप कभी बेहोश होकर गिर जाओगे, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सब आपके बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के सिम्टम्स हैं, बट साइलेंटली ये स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज नेसेसरी इज यू गेट योर बीपी चेक्ड रेगुलरली। इवन इफ इट इज नॉर्मल, ट्राई टू गेट इट चेक्ड एटलीस्ट लाइक 3-4 महीने में एक बार अपना बीपी चेक करवा के रखना चाहिए सबको। सो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन रिस्क फैक्टर्स: डायबिटीज, मोटापा, एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। स्पेशली 50 के ऊपर के सारे लोगों को हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जरूरी है कि हम लोग बहुत हाई रिस्क जोन में रहते हैं, क्योंकि वी आर अर्ली हाइपरटेंसिव पीपल, जिसमें 40 के बाद ही हमारे यहाँ हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है। विच इज बिकॉज कि हमारा जो डाइट है, हमारा जो बनक है, हमारे शरीर की जो बनक है, ये सब इसको अफेक्ट करती है। तो हमारे डाइट में बहुत ज्यादा ऑयली और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है। इस चक्कर में हमारा हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत अधिक जल्दी शुरू हो जाती है। साथ में जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हैं, या हाई सोडियम डाइट जो हमारे में अचार है, पापड़ है, और बहुत ऑयली फूड है, तला हुआ जो हम खाते हैं, जो फास्ट फूड है इवन, ये सब जो सैचुरेटेड फैट्स को यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स को, रीयूज कुकिंग ऑयल जो यूज करते हैं, मतलब तला हुए में से समोसे जो उसी पुराने ऑयल के अंदर फिर से समोसे तलना, उसमें बहुत ही ज्यादा हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को
बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब स्पेशली ये बाजार के समोसे जो पुराना यूज ऑयल यूज करते हैं, तो रीयूज कुकिंग ऑयल इज 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 वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। एवरीबडी ऑफ अस जो कॉर्पोरेट जॉब में है, चाहे वो हमारे जैसे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे कोई भी हो, आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। और दूसरा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का कोई रीजन नहीं है, वो आपके पूर्वजों से आपको मिले हैं। तो सो व्हाट आर द डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन लीड टू हाइपरटेंशन इज कि इट कैन लीड टू योर हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड किडनी फेलियर। इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लाइंडनेस। सो द हम 5 C's जो बोलते हैं, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज योर हार्ट अटैक। देन क्रॉनिक रीनल फेलियर इज योर किडनी डैमेज, मतलब आपका किडनी खत्म हो गया है, मतलब किडनी डैमेज हो गया है, या किडनी पे इतना अफेक्ट पड़ चुका है कि आपको डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। हार्ट फेलियर हो सकता है हाइपरटेंशन से। ये लॉन्ग टर्म जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, उनका हार्ट में पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो उनको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है। कई बार कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि एरिथमिया हो जाता है, एरिथमिया या पैल्पिटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर सीधे स्ट्रोक होके लकवा लग सकता है। और वो लकवा इतना हानिकारक है कि आप जिंदगी भर बेड पे पड़े रह सकते हैं, एंड फिर किसी और पे डिपेंडेंट आपको जिंदगी भर होना पड़ेगा अपने डेली टास्क करने के लिए। एंड दैट इज मतलब इट रियली डिटीरियर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू वांट। सो ब्रेन में जो आपको करेगा, एक इंसेफेलोपैथी होता है कि अचानक से अगर बीपी बढ़े, दैट इज 180/200 अगर बीपी हो गया, डायस्टोलिक मतलब डायस्टोलिक 100 और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 200 तक पहुंच गया है, तो उससे आपका अचानक से कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाला स्टेट शुरू हो सकता है, जिसे उसे हम एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। तो उससे आपका आईज भी डैमेज होती है। एंड इसीलिए हमको इस कंडीशन में पहुंचना ही नहीं है कि हमारा बीपी इतना ऊपर पहुंचे कभी। तो इसलिए जो लोग अपनी मेडिकेशन रेगुलरली नहीं खाते हैं, स्पेशली जो नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स बोलते हैं, जिनको कभी कभी खाई, हाँ आज कंट्रोल में है अब नहीं खाएंगे, हाँ एक दो दिन छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें क्यों अपनी मेडिकेशंस को रेगुलरली खाना है। ये आपका फिजिकल एक्टिविटी और ये सब जितना भी हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो बोलते हैं, या अच्छा खाना, ये सब एक पॉइंट तक आपको हेल्प कर रहा है, बट अगर आपका बीपी उन सब से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको मेडिकेशन ही हेल्प करेंगी। तो इसीलिए आपका मेडिकेशन आप बंद नहीं कर सकते। साथ में हार्ट में आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और किडनी में हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी से किडनी डैमेज हो सकता है, या कॉर्निक रीनल फेलियर हो सकता है। सो दिस इज मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है। सो हाउ टू काउंटर दिस इज थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है डैश डाइट, जिसके लिए हम बोलते हैं, डैश डाइट का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सो इसमें दे आई जस्ट टेल यू कि ग्रेन्स का आपको कितना प्रोपोर्शन खाना है, फिर फ्रेश फ्रूट्स का आपको कितना प्रोपोर्शन खाना है, लो फैट और डेयरी का 2 to 3 सर्विंग्स खाना है, फैट्स एंड स्वीट्स को सबसे लिमिटेड रखना है जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं, लेग्यूम्स और नट्स को भी खाना है, और लीन प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मीट और फिश ये सब खाने की जरूरत नहीं है, आप सोयाबीन और पनीर और इन सब से भी अपना प्रोटीन की मात्रा सर्व कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डैश डाइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू योर डाइट एज मच एज पॉसिबल। WHO जो रेकमेंड करता है ओनली 2 grams ऑफ सॉल्ट। सो 2 grams सॉल्ट इज जस्ट दिस, एंड इतना सॉल्ट तो हम लाइक नॉर्मली ही शायद एक रोटी के अंदर ही होगा हमारी। सो दिस इज 2 grams ऑफ सॉल्ट पर डे, और वी इंडियंस ईट अ लॉट मोर देन दिस। So that is why we have a lot of hypertensive patients in our wards, OPDs, and everybody is getting hypertensive. Like हर तीसरे बंदे को hypertension हो रहा है। How to counter it is to eat a lot of potassium rich foods like oranges, leafy greens, vegetables, and bananas. ये सब blood pressure थोड़ा regulate करते हैं, but they can't correct it. Your blood pressure cannot be cured. It can be prevented, and it can be controlled, but it can't be cured. Then active living guidelines के हिसाब से 150 minutes of weekly moderate exercise is extremely important. Brisk walking, yoga, swimming और cycling आपको करना ही है। ट्राई करिए ये करने का। आप, आपका ब्लड प्रेशर
की जरूरत, जो दवाइयों की जो सर बोल रहे थे कि थोड़ी कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, बंद तो नहीं कर सकते बट इससे आपकी मात्राएं जो दवाइयों की लग रही है वो थोड़ी कम हो सकती है। इवन योगा से भी आपका डिस्ट्रेस हो जाएगा। डिस्ट्रेस, एक स्ट्रेस इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज उससे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत एक्टिवेटेड होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम से ही ये सब रेगुलेटेड है। अपनी बॉडी के पूरा मैकेनिज्म जिसको हम रास सिस्टम एक्टिवेशन बोलते हैं, वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक्टिवेट होता है। तो स्ट्रेस की वजह से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा। एंड अगर क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है किसी भी पेशेंट को तो इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। सो इसीलिए डेली आप थोड़ा मेडिटेशन या फिर थोड़ा योगा आपको करना चाहिए। लाइक आई सेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, so chronic stress contributes to hypertension, so try to do breathing exercises, meditation। अच्छी नींद लीजिए 7 से 8 घंटे की, जो अभी आजकल सब, इवन मतलब हम लोग यंग जनरेशन सभी लोग रात के 2 बजे 1 बजे तक सोते हैं। बट ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 6 to 7 hours every day and take adequate rest, which is very important to manage stress. So this is नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। ये मैंने अपनी बुक से निकाला है बिकॉज मुझे ये बताना था कि हम कितना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ नॉन मतलब बिना दवाई खाए। बिकॉज दवाई से तो होता ही है कंट्रोल, बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ डाइट को ही हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा 11 मिलीमीटर ऑफ बीपी नीचे आ सकता है। तो किसी का अगर बीपी 160 रह रहा है, नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी, तो उसको 11 का मतलब हम 150 तक उसे पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज ह्यूज। मतलब आप बिना दवाई के इतना कम बीपी कर सकते हैं अपनी डाइट को ठीक करके। एक्सरसाइज करके आप 5 से 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को अपना नीचे कर सकते हैं। वेट लॉस से 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आपका आपका बॉडी वेट कम करके आप मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अपना अपना कम कर सकते हैं। एंड ये 5 मिलीमीटर इज ह्यूज। आप जैसे ही थोड़ा वेट लॉस करेंगे आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जहाँ 2 दवाइयां लगती थी आपको सिर्फ एक दवाई लगने लगेगी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। सो अल्कोहल इंटेक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एंड साथ में अगर पोटेशियम को अच्छे से लेते हैं तो 4 से 5। अगर आप सोडियम को कम लेते हैं, नमक कम खाइए। मैं इतनी बार इसको स्ट्रेस कर सकती हूँ कि नमक कम खाना है, स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को। ट्राई करिए अपना अपने नमक को जितना कम कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका ही बीपी कम रखेगा, आपको और दवाइयों का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप अपना बीपी कंट्रोल नहीं रखते हैं और या रेगुलर डॉक्टर विजिट्स नहीं करते हैं या मेडिकेशन टाइम पे नहीं लेते हैं, बीच बीच में छोड़ते रहते हैं, सो इट कैन लीड टू, ठीक है आपको तो प्रॉब्लम होगी, साथ में इट कैन लीड टू रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, विच इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे 3 दवाइयों और एक डायूरेटिक के साथ भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और या फिर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे 5 5 आप हाइपरटेंशन की दवाइयां खा रहे हैं एंड फिर भी आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। एंड दैट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। इसके लिए फिर आपको इन्वेजिव प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, सिंपैथेक्टमी करना पड़ेगा या फिर रीनल डिनर्वेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका बीपी कंट्रोल में आएगा, और उससे भी सिर्फ 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ही फर्क आएगा। सो आप इतना ही अगर फॉलो करते हैं तो आप आपके लिए ये आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आगे नहीं बढ़ेगा, एटलीस्ट कंट्रोल में रहेगा। एंड हम उसे मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो मॉनिटरिंग के लिए सबसे अच्छा जो आप डिवाइसेस ले सकते हैं, आजकल बहुत अच्छे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, डिजिटल डिवाइसेस। उनकी रेटिंग भी अच्छे अच्छी कंपनी का लीजिए, लाइक डॉक्टर ट्रस्ट या किसी का, तो उनसे आप अपना घर पे मेजर कर सकते हैं। अगर किसी को मार्क्स हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब हमारे पास आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल निकल रहा है बट घर पे बीपी एलिवेटेड है, तो कीप अ रेगुलर चार्टिंग ऑफ बीपी, where especially we advise them in those cases that patients have significant headache and we are not able to find a significant cause for it. So हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इतना बीपी चार्टिंग करिए दिन में 2 बार, क्योंकि डायरनल वेरिएशन भी होता है बीपी में। तो वो 2 दिन में 2 से 3 बार अपना बीपी चार्टिंग करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हाँ बीपी एक्चुअली घर पे बढ़ रहा है और हमारे पास आके पता नहीं चल रहा है। तो बीपी चार्टिंग करिए, अपने नंबर्स को हमेशा अपने जानते रहिए, 3 से 4 दिन या हर हफ्ते एटलीस्ट अपना एक बार बीपी चेक कराइए, डॉक्टर से रेगुलर विजिट्स करिए। ठीक है, ये यही तरीके हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस, दवाइयाँ जो हैं, उनके साइड इफेक्ट्स और ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगी ऐसा, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो आप अपने डॉक्टर से मिलके डिस्कस करके जो भी आपके लिए सही होगी, एज अप्रोप्रिएट होगी, वो आपको दी
देंगे, एंड वो आपको रेगुलरली खाना है। So what my topic here was to how to prevent it and how to control it through through non pharmacological means. So this is how you can prevent it by eating healthy, by having daily lifestyle, by improving your life. So and especially stop smoking because smoking can increase your blood pressure. And डेटा कहता है कि एक्चुअली अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आपका बीपी 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो सकता है विद इन 3 मंथ्स। सो दैट इज अ ह्यूज डेटा। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते मैडम, काफी जानकारी हाइपरटेंशन के बारे में मिली। आपने कहा कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करें, तो डिजिटल डिवाइस बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो किस कंपनी की जो है डिजिटल डिवाइस हम लोगों को खरीदना चाहिए या रखना चाहिए? क्या आप रिकमेंड करेंगे किस कंपनी का मीटर जो है हमें लेना चाहिए? डॉक्टर ट्रस्ट का तो अच्छा आता है, और भी 3-4 कंपनीज है, सन फार्मा का है। पार्डन, डॉक्टर एंड गर्ग? डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर ट्रस्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट, अच्छा। जी जी। इवन सन फार्मा का आता है, बहुत सारी मेडिकल कंपनीज का। आप मतलब थोड़ा उनका आप वेरिफिकेशन चेक करके फिर ले सकते हैं, मतलब सस्ती भी अच्छी है, नहीं जरूरी है। अ, मतलब डिजिटल डिजिटल मॉनिटर जो है रिलायबल है आपके हिसाब जी से? जी जी जी। मतलब उसमें एरर का है, आजकल जो आ रही है स्पेशली उनमें एरर के चांसेस आर 10 प्लस माइनस होता है। तो 10 इज वेरी लेस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 10 का। और लेकिन जो भी आप चेकिंग करें, एटलीस्ट टेक 2 रीडिंग्स, 3-4 मिनट के अपार्ट, और दोनों हाथ में चेक करें। जी। और चेक करने के पहले प्लीज कॉफी नहीं पीना है आधे घंटे पहले, किसी को स्मोकिंग नहीं करना है आधे घंटे पहले। और ये बैठ के लेना है आराम से थोड़ा। अगर तुरंत दौड़ भाग के आए हैं तो तुरंत बीपी चेक नहीं करना है। थोड़ा ये सब रेस्ट करके आधे घंटे बिना कॉफी और बिना चाय और बिना अ, ये स्मोकिंग करें, उसके बाद ही बीपी चेक करिए, क्योंकि इन सब से तुरंत एक बार बीपी शूट करता है तो आपको फॉल्स रीडिंग भी आ सकता है। मैडम, डायबिटिक लोगों को क्या कोई रेंज में थोड़ी सी वो है क्या छूट? 120/80 ही आइडियली है, या इज देयर एनी अपर लिमिट? देखिए ये टॉपिक एक्चुअली मुझे कवर करना था कि बीपी और डायबिटीज इज वेरी कोरिलेटेड, बहुत ही बहुत बहुत करीब करीब है दोनों का। तो हम जिन भी हाइपर डायबिटिक पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनका बीपी जरूर चेक करते हैं, क्योंकि उनके जो कॉज फैक्टर्स हैं सब सिमिलर हैं। तो इसीलिए आपका कोई राहत नहीं है। राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनको रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है, मतलब जिनका किडनी की वजह से या किडनी की वजह से बीपी हाई रहता है, तो उनको हम 140। एल्डरली सबसेट के अंदर स्पेशली अगर 60 साल के ऊपर के कोई लोग हैं तो उनको हम थोड़ा छूट देते हैं कि 140 तक बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाकी सबके लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए बीपी 130 के नीचे ही कंट्रोल करना है हमें। नहीं तो ये 140/80? 140-80 भी थोड़ा हाई है, लेकिन ठीक है, मतलब 140 भी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो दैट इज मतलब एक्सेप्टेबल। लेकिन आपको 130 के मतलब ट्राई करिए कि 140 के अंदर ही रहे। डॉक्टर आरोही को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे एक चीज, मेरा ये प्रश्न था कि जब अपन हाइपरटेंशन करते हैं कि चर्चा करते हैं, तो डेफिनेटली इसके रिवर्स भी हमें थोड़े से लो बीपी की तरफ भी मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी एज बाई 57 चल रही है, वेट 63 है, और मेरा अक्सर लोअर साइड में जाता है, और लोअर साइड से मतलब 71-10 के अराउंड होता है। तो इसमें अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर लो बीपी होता है तो हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं इस उम्र और इस वेट के 70, साथ? 71 किससे बोलिए, 71 कितना? 110, 110। देखिए नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज 100 के ऊपर सिस्टोलिक एंड 70 to 90 डायस्टोलिक। तो 110 और आपका डायस्टोलिक अगर 90 के अंदर है तो दैट इज आपका नॉर्मल बीपी।
100 के नीचे अगर आपका जा रहा है तो दैट इज, आप सब हम कहते हैं उसे हाइपोटेंशन, हाइपो। ठीक है, तो अगर आपका 110 रह रहा है दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आपकी जो भी मेडिकेशन चल रही है उसे मेंटेन रखिए, एंड उसको कम या ज्यादा करने की कोशिश मत करिए। और जो भी आपको कम या ज्यादा करना है अपने डॉक्टर से मिलकर ही करिए। तो बीपी से रिलेटेड मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, हालांकि मैं डायबिटिक हूँ तो वो वाली मेडिसिन मैं लेता हूँ अदरवाइज, और बीपी रिलेटेड कभी कोई आज तक कोई हाँ सर, मेडिसिन नहीं सर जी लिया। बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं, आपका नॉर्मल है बीपी, बिल्कुल कोई टेंशन जी नहीं है। जी जी, थैंक यू। ये आरोही जी, ये बताएं कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, ये ब्लड प्रेशर को लोग नजरअंदाज करते रहते हैं क्योंकि उससे कोई सीरियस प्रॉब्लम दिखता नहीं है। यदि जैसे मान लीजिए 90 के आसपास लोअर साइड का ब्लड प्रेशर है, 130 140 हो, यदि कंटिन्यूस बहुत दिनों तक बना रहता है इस तरीके का ब्लड प्रेशर, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास इस संबंध में। यदि बीपी को देखिए, हाँ तो लाइक मैंने कहा आपका बीपी 140 के अंदर बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से आपका बीपी अगर शूट करता है दैट इज 180 या 190, 200, उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज अचानक से उस टाइम पे आपका अगर ब्रेन में थोड़ा भी छोटा एन्यूरिज्म रहेगा तो वो बर्स्ट करके इंट्राक्रेनियल हैमरेज कर सकता है, जिससे आपको लकवा लग सकता है और उससे डेथ भी हो सकती है। फिर अगर आप ज्यादा आपका बीपी बढ़ा रहता है, कंटिन्यूअसली बढ़ा रहता है, आपकी किडनी पे बहुत डैमेज होता है, किडनी खराब हो सकती है, और किडनी खराब होने के बाद सीधे डायलिसिस भी पहुंच सकती है। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। आपको हाइपरटेंशन के साथ आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ईएफ नॉर्मल रहता है लेकिन पेशेंट को सांस फूलती रहेगी और कंटिन्यूअसली उसका तकलीफ रहेगा चलने फिरने में, और उसको फिर हमको डायूरेटिक्स या पेशाब से पानी निकालने की जो दवाई होती है वो देनी पड़ेगी। तो ये सब साथ में आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर अचानक से हाइपरटेंशन हुआ तो। आपको विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको एन्सेफेलोपैथी कंफ्यूजन जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, ये सब भी हो सकता है। तो इसीलिए हाइपरटेंशन है साइलेंट किलर, जब तक सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पर धीरे 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 करके आपके हार्ट को भी डैमेज कर रहा है। 10 साल के अंदर आपका हार्ट भी डैमेज हो रहा है, आपकी किडनीज भी डैमेज हो रही है, और आपका ये आपको स्ट्रोक के भी चांसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी लेडी जो प्रेग्नेंट है उसका बीपी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उसको नहीं तो इक्लैम्शिया और सीजर्स आके उसको भी मोर्टालिटी हो सकती है और उसके बच्चे को भी। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि फीमेल साइड है। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उनको प्लीज बोलिएगा अपना बीपी कंट्रोल रखने के लिए। अ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मतलब ये यदि थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा रहता है, आप उसको बहुत मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा आपका कहना है कि 140 से नीचे बना रहना चाहिए, किसी का लगातार 145 बना हुआ है, 90 के बदले 92 93 बना हुआ है और हैबिट हो गई है, तो डज इट अफेक्ट? ये चलेगा? इसका क्या है? नहीं ठीक है, मतलब बस कंट्रोल में रखिए एंड रेगुलर रेगुलर डॉक्टर विजिट पे रखिए। बढ़ना नहीं चाहिए कि 160 से ऊपर पहुंच रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है करके, तो वो रेगुलर मॉनिटरिंग और वही है, और तो कोई तरीका नहीं है। बस अपनी मेडिकेशन कंट्रोल रखिए, एटलीस्ट 140 भी रह रहा है तो मेडिकेशन पे तो भी चलेगा। सर हार्ट रेट कोरिलेट टू ब्लड प्रेशर, हमारे पास मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है, तो कितना हार्ट रेट नॉर्मली कंटिन्यू रहा तो ब्लड प्रेशर को रिलेट कर सकता है कि हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, आरोही, इनका हार्ट प्रश्न रेट, यह है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के बीच में क्या संबंध है और कैसे उस क्या हार्ट रेट से कुछ अंदाज लगाया जा सकता है? हार्ट रेट बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। हाई बीपी, कई बार कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, उसे हम स्टेबल हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्योंकि लेकिन ऐसे हार्ट रेट का बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, पैल्पिटेशन हो सकता है ज्यादा हाइपरटेंशन रहा तो। आपको अपना हार्ट रेट भी 100 के नीचे ही रखना है, क्योंकि मैंने कहा सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब आपका जो सिंपैथेटिक मतलब होता है कि जो ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि एड्रेनलिन निकलती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि डर और इन सब में काम करती है। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक जो कि रिलैक्स रहने के लिए काम करती है। तो जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा हार्ट रेट एटलीस्ट 100 के नीचे
रखना ही अच्छा रहता है। ज्यादा हार्ट रेट रहता है तो उससे आपका बीपी बढ़ सकता है। सपोज अभी हमारा 89 या 90 रहा है, उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ प्रिकॉशन ले रहे क्या, ले सकते हैं सर? 89 90 इज नॉर्मल हार्ट रेट। हार्ट रेट बड़ी होना मतलब 100 के ऊपर होना, और हार्ट रेट कम होना मतलब 60 के नीचे होना, जिसे हम थैंक यू टैकीकार्डिया मैम। बोलते हैं और ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो 90 और 80 90 होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थैंक यू मैम। नॉर्मल है वो। जी। ओके मैम। डॉक्टर आरोही, ये बहुत टाइप की अलग अलग दवाई आती हैं जिसको आप बोलते हैं कि पानी निकालने वाली, या बीटा ब्लॉकर, या कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जी ये सर। अलग अलग दवाइयाँ, सबके इफेक्ट एक से हैं कि अलग नहीं अलग नहीं। स्थिति? नहीं सर। अम, चार टाइप की बेसिकली मेडिकेशन है जिन्हें हम चार पिलर्स बोलते हैं, ABCD बोलते हैं उन्हें। तो हम्म A इज आपका टेलमीसार्टन जो आप कॉमनली यूज करते हैं, जैसे टेलवास करके एक कॉम्बिनेशन होता है करके। तो हम्म इज आपका ए से इनहिबिटर, बी से आपका बीटा ब्लॉकर होता है, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी से डायूरेटिक्स। तो ये चार हम्म कॉम्बिनेशंस में ही दवाइयाँ होती हैं जो बीपी को कंट्रोल करती हैं। फिर उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जाएंगे तो फिर अलग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवाइयाँ आती हैं जो जिसके बारे में अभी मैं बोलूंगी नहीं। लेकिन ये बेसिक जो चार दवाइयाँ जो हम सबको चलती हैं, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन जो रखते हैं यूजुअली आपका ए और सी का रखते हैं, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस इनहिबिटर। तो हम्म टेलवास AM जो हम बोलते हैं, एम्लोडिपिन और टेलमीसार्टन का कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा कॉमनली सब लोग को चलता है, ये वही कॉम्बिनेशन है। एंड इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे लोगों का उससे बीपी भी कंट्रोल रहता है। तो डिपेंड करता है आपका बीपी कितना है और आपको कौन सी दवाई लगेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो। 60 के ऊपर वी विल स्टार्ट विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फर्स्ट, बट अगर आप 40 के ऊपर हैं तो हम टेलमीसार्टन पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप आपके बीपी और आपकी एज और सब चीजों, सारा डायबिटीज सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग दवाई देने के ऊपर। ओके। मैं इसी में इंटरेस्टेड था कि इनके साइड इफेक्ट सबके एक से हैं कि कम ज्यादा हैं, जी सर। और साइड इफेक्ट को ध्यान में देके दवा देते हैं डॉक्टर्स, कि जनरली इफेक्ट देने के लिए ज्यादा देखते इसीलिए मैंने बोला कि आपकी कोमॉर्बिडिटीज को देखते हुए ही दवाई देते हैं कि ये सब किसी के साथ इंटरेक्ट ना करें। हैं? एक और फैक्टर जिसमें हम सब लोग जानना चाहते हैं, जो अलग अलग हैं, वेट लॉस का है, वेट का कितना असर पड़ता है, स्मोकिंग का कितना असर पड़ता है, वॉकिंग का आपने एक बार बोला तो उसमें बताया था, लेकिन एक बार फिर से कॉमन लैंग्वेज में जो आपने पुस्तक से दिखाया था वो जी। समझ में नहीं आ रहा था। तो वॉकिंग से कितना असर पड़ता है, नमक कम करने से कितना असर पड़ता है, वेट लॉस से कितना असर पड़ता है? जैसे आजकल शुगर में बोला कि यदि आपने 15 किलो वजन कम कर लिया तो शुगर ऑलमोस्ट इफेक्टिवली कम हो जाती है। और 5 से 10 किलो, इफ यू लूज 10% ऑफ योर बॉडी वेट, तो आपका हाँ। बीपी कैन कम डाउन टू लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब 10 से माइनस अच्छा। कर दो आप, तो मतलब अगर आपका 150 रह रहा है तो आप 140 पे आ जाओगे। दैट इज अच्छा। अराउंड स्टेज 1 हाइपरटेंशन। तो एक हम्म तरीके से आपकी क्लास ही चेंज हो जा रही है। हम्म। तो ये वेट मतलब से मतलब आप क्या कहना है कि 15 किलो से लगभग 15 पॉइंट नीचे उतर रहा हाँ, है, मतलब 15? अगर आपका 60 किलो वजन, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 80 किलो वजन है, आप 8 kg लूज करते हो, हम्म दैट इज 10% ऑफ योर बॉडी वेट। आप लेस माइनस 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आप कम कर लेते हो अपने अपने हाइपरटेंशन से, बीपी से। मेरा ये पूछना है कि जो एक नॉर्मल वेट वाला व्यक्ति है उसका 10 किलो कम कर दोगे तो नेगेटिव में नहीं चला जाएगा वो? अरे तो ये नहीं। ओबीस व्यक्तियों के लिए तो ठीक हाँ। है, जो व्यक्ति ओबीस हैं, तो अपने को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि ये ओबीस पेशेंट है, ओबीस वो पेशेंट अपने से वेट रिडक्शन के बारे में सोचें। सर ने बिल्कुल सही बोला, आई एम हाँ। सॉरी। ओबीज लोगों के लिए बोला, दैट इज आपका अगर BMI मोर देन 30 है, या आप ओवरवेट और ओबीज की कैटेगरी में आ रहे हैं, तभी ये फुल प्रूफ है, नहीं तो फिर इट इज नॉट इफेक्टिव। क्योंकि हो सकता है इसके उल्टे नुकसान भी होने लगे, कि अपन जबरदस्ती नॉर्मल आदमी अपना वेट कम करने के लिए दौड़ने लगे तो वो तो और कई दौड़ नई बीमारियों को नहीं प्राप्त कर लेगा थोड़ा सा। और नमक का क्या असर पड़ता है डॉक्टर? नमक? नमक सर, नमक सबसे बड़ा दुश्मन है तो हाइपरटेंसिव पीपल का। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज प्रेशर नाट्रियूरेसिस। तो मतलब प्रेशर नाट्रियूरेसिस का मतलब होता है कि ब्लड को कितना ताकत लगाना पड़ रहा है सोडियम को बाहर निकालने के लिए। तो दैट दैट प्रेशर कॉजेज, अगर वो क्रॉनिक है कि आपका नमक बॉडी के अंदर या सोडियम बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसको उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब ब्लड वेसल्स को उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। दैट इज सोडियम का मतलब नाट्रियूरेसिस, मतलब पेशाब से सोडियम को बाहर निकालना। सो अगर आपका सोडियम कंटिन्यूअसली बहुत ऊपर रहता है बॉडी का, तो बॉडी के अंदर कंसिस्टेंटली वही चेंजेस रहते हैं कि उसको कंटिन्यूअसली
वेसल्स में ऐसी रिमॉडलिंग करनी पड़ती है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो पेशाब से सोडियम को बाहर निकाल सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा सोडियम बॉडी में पहले से ही कम हो ताकि ब्लड वेसल्स थोड़ी रिलैक्स हो पाए। लेकिन तो मेरे ये हाँ 3 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस रहता है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे थोड़ा कम सोडियम रखते हैं तो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आप कम कर सकते हैं अपनी बॉडी से, मतलब ऐसे अपने ब्लड प्रेशर से। तो ये डाइट के क्वांटिटी से डिसाइड करना है कि एक्चुअल में ब्लड में उसको नाप के देखना है सोडियम? नहीं नहीं, वो सोडियम से पता नहीं चलेगा, आपकी डाइट में कम होना चाहिए। डाइट में कम रखना है? जी जी, डाइट में कम रखना है। क्योंकि मेरे अंकल रेंज को होती है आपकी, जो सोडियम की रहेगी वो एक ब्लड में रेंज रहती है, तो वो तो उसमें पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आपकी डाइट में अगर कम रहेगा तो बॉडी को उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा उसे निकालने के, क्योंकि बॉडी तो उतना प्रेशर निकाल के आपकी निकाल दे रही है ना सोडियम, तो आपको बॉडी में तो नॉर्मली सोडियम मिलेगा। लेकिन अगर आप डाइट में कम रखोगे, क्योंकि उसको तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, बॉडी वांट्स टू बी इन होम्योस्टेसिस, तो ज्यादा सोडियम नहीं चलेगा तो वो प्रेशर बढ़ा के उसको बाहर निकाल देगा, और अगर सोडियम कम रहेगा तो उसे प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। लेकिन बॉडी में सोडियम अगर आप मेजर करने जाओगे तो आपको नॉर्मली दिखेगा दोनों टाइम पे। सर मेरा प्रश्न भी लो बीपी से संबंधित था, जो अभी तिवारी जी ने भी किया था। एक्चुअल में लो बीपी के समय कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि शुगर और बीपी दोनों एक साथ लो हो जाता है, और जिस तरीके से मरकरी का पारा गिरता है लगभग उसी स्थिति में व्यक्ति जो है जिस स्थान पे होता है वैसे ही गिर जाता है, या एकदम से उसी स्थान पर गिर के, और वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो लो बीपी को मेंटेन कैसे रखे, क्योंकि हाई बीपी तो जा नहीं रहा, पर ये भी अपोजिट बीपी का ही एक कॉज है, तो इसको किस तरीके से मेंटेन रहे कि बीपी नॉर्मल रहे? मैं आपसे एक बार प्रश्न करना चाहूंगी, आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों है? नहीं, डायबिटीज नहीं है, पर जब मुझे इस तरीके का हुआ तो मुझे बताया कि आपकी उस समय शुगर भी और बीपी दोनों एक साथ लो हो गया, जिसके कारण चक्कर खा के गिर गए। आपको मतलब ऐसे कुछ पसीना ज्यादा आ रहा था, आप कोई स्ट्रेनियस काम कर रहे थे, या बहुत धूप में खड़े थे, ऐसा कुछ था क्या? एक बार थोड़ा सा लंबा चल के गए, तो उसके बाद हुआ कि मैं एक लंबा चल के बाहर से आया, और ठंड का टाइम था जबकि गर्म कपड़े भी पहने हुआ था, लेकिन उसमें एकदम से आया, और नॉर्मली खड़े थे, खड़े खड़े ट्रेवल कर रहे थे, और एकदम से बीपी डाउन हुआ, और जो है मैं नीचे गिर गया। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसे हम वेजोवेगल अटैक बोलते हैं। तो वेजोवेगल जी अटैक इज समथिंग विच इज कॉल्ड, जिसमें अचानक से बीपी और पल्स दोनों कम हो जाते हैं। मतलब 3 टाइप जी का होता है, जिसमें एक में बीपी कम हो सकता है, एक में हार्ट रेट कम हो सकता है, और एक में दोनों कम होता है। वेजोवेगल अटैक का जो सबसे प्रेसिपिटेंट होता है वो या तो आप बहुत ज्यादा लंबा चल फिर के आए हैं, बहुत धूप में खड़े होके, या बहुत डिहाइड्रेटेड हैं, या कोई बड़े प्रोसीजर से बाहर निकल के आए हैं, तब तब ये मेनली होता है। मतलब बेसिकली बॉडी के अंदर आप अचानक से ब्लड का मात्रा या पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, उसकी वजह से अचानक से चक्कर आता है। तो जी दैट इज नॉट एग्जैक्टली आपका हाइपरटेंशन की वजह से हाइपोटेंशन होना, दैट इज समथिंग एल्स इंटायरली। तो वो आपकी दवाई की वजह से नहीं हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंशियल, कि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में थे कि आपका बीपी कम हो गया। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आप दोपहर में लंच यदि आपका हैवी हुआ, तो नॉर्मली वैसे तो खाने के बाद एक वो आता ही है, पर बीपी का भी उससे कई बार संबंध हो जाता है कि सो अब जाते हैं या होता, तो बहुत उसमें एकदम से ऑब्जर्वेंट है। बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तो जी, वो क्या उसका स्थिति भी होती उसका भी कॉन्सेप्ट सेम है सर। एक्चुअली जब आप खाना खाते हैं और अगर आपने ज्यादा मात्रा में खाना खाया है तो सारा ब्लड जो चला गया आपका, आपके डाइजेशन के लिए चला गया है। तो है? अचानक से जी जब आप उठेंगे तो एक तरीके से थोड़ा लाइट हेडेडनेस जो फीलिंग होती है कि डिजीनेस जैसी, क्योंकि अचानक जी से जी ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं पहुंच के सीधे आपके डाइजेशन में। डाइजेशन। हाँ, तो वही आपका इवन वेजोवेगल में भी वही होता है कि अचानक से आप घूम घाम के आए, और इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, या वेजोवेगल अटैक, या आपका आफ्टर ईटिंग जो आपको हो रहा था करके। जी जी सो वो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये हाइपरटेंशन की वजह से या उसकी दवाई खाने की वजह से नहीं है, ये बिकॉज ऑफ लाइक मैंने जो आपको बताई चीजें, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं उसको। ये दवाई जी। की वजह से हाइपोटेंशन का नहीं, इसे जोड़ सकते हैं।
अमित, आपका थैंक यू ब्लड प्रेशर रहता कितना है जनरली नॉर्मल सर। टाइम? 100 नॉर्मली 110 70 110 65 70 इस तरीके और आप से। दवा ले रहे हैं बीपी की कोई? नहीं, कभी कभी नहीं, दवा तो दी ही नहीं सर। लो बीपी ये का तो कभी कोई आरोही, ये दवा तो नहीं। बिना दवा वाले पेशेंट हैं ये, मतलब अचानक कुछ लोगों को कम रहता है। मेरी वाइफ को भी ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है और अचानक उनको कभी भी पसीना आने लगता है, जबकि वो तो घर में ही रहती है आजकल, मतलब इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो ये लो ब्लड प्रेशर यदि है तो उसको मेंटेन करने की कोई दवा है कि नहीं है? सर दवाएं हैं, बट उससे अच्छा है कि आप दूध पीजिए। हम्म दूध और नमक शक्कर का पानी बोलते हैं हम लोग, तुरंत अगर अचानक से हो रहा है तो। और जी। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप मिडोड्रीन करके होता है, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की दवाई है, लेकिन वो हम्म आप किसी डॉक्टर के पास जाके ही लेना है, ऐसे नहीं लेना हम्म है। ठीक है, मतलब क्योंकि ठीक। जनरली हमने सुन रखा था, मेरी मदर को भी लो ब्लड प्रेशर रहता था, तो डॉक्टर बोले कि कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि कुछ मेवे खाइए, कुछ ये करिए, कुछ वो करिए, कोई स्पेसिफिक नहीं था। तो ये तिवारी जी फिर से हाथ उठाए हैं, बोले तिवारी जी क्या कहना है? सर, अभी जो चर्चा चल रही उसी पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था कि जैसे सपोज मेरा भी लो बीपी रहता है, तो मैं उसको मैंने जब खुद से चेक करवाया तो मैंने देखा कि मेरा सोडियम लेवल थोड़ा डाउन था। तो फिर मैंने ये किया कि, और क्योंकि खाने में हम लोग मोस्टली नमक है सफेद वाला कम यूज करते, और सेंधा नमक और काला नमक जनरली घर में यूज हो रहा था। उसके बाद में मैंने जब मुझे देखा मैंने कि सोडियम वास्तव में कम ही दिख रहा है उसके अंदर, फिर हमने नमक की मात्रा थोड़ा खाना चालू कर दी, थोड़ा ज्यादा, जो नॉर्मली लेते थे, मतलब बिलो नॉर्मल ले रहे थे, अब फिर हम नॉर्मल लेना। तो मैंने ये देखा कि लगभग 10 दिन 15 दिन बाद में कि जो मैं पहले लो ब्लड बीपी के कारण जो फील कर रहा था ना, मैं बेहतर फील करता था। नंबर एक। दूसरी बात, ये जो लो बीपी की जो मुझे थोड़ा फीलिंग आती थी, वो मोस्टली मॉर्निंग वॉक करने के बाद में, लगभग 3 या 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके जब मैं आता था, हल्का कभी पसीना भी आ जाता था, तो वो चीज थी। तो उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अपना नमक लेवल बढ़ाया है जैसे, तो वो फिर काफी हद तक मैं अच्छा फील करता हूँ। नंबर एक। नंबर दूसरा, अभी जो दीक्षित जी ने बोला कि थोड़ा ज्यादा खाना खाने के बाद में कभी, वो भी मुझे फीलिंग हुई कि जब कभी खाना वाना खाने के बाद में अगर मुझे कभी जल्दी जल्दी कहीं जाना पड़ गया है, उस समय मुझे थोड़ी सी घबराहट जैसी फीलिंग आने लगी। तब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ा डाइट कम लेता था, उसके बाद में वो फीलिंग हमारी खत्म हो गई। या फिर मैंने अगर कभी थोड़ा ज्यादा खा लिया तो डेफिनेटली मैं आधा घंटे वेट करता हूँ या रेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेट लेता हूँ, तो उसके बाद में फिर मतलब अपने आप को काफी अच्छा फील करता हूँ। तो ये जो अभी लो बीपी की संबंध में चर्चा चल रही थी, वो उस पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। जी सर, आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली दो चीज़ों से है आपका जो बॉडी, मतलब वाटर इनटेक पे भी एक, मतलब अगर आप दौड़ के आ रहे हैं तो अचानक से सोडियम आपका पसीने में निकल गया है, तो आपका सोडियम की मात्रा, देखिए मेडिसिन बहुत आसान है। अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो सोडियम कम करिए, अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो सोडियम बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक ही मतलब सब कुछ उसी रिलेटेड में ही चलता है सब चीज़ें। तो अगर आपका हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है तो कई बार वो ऑर्थोस्टैटिक होता है, कई बार वो आपका अचानक से बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया है, आप दौड़ भाग के आए हैं, या जैसे खाने के बाद जो हो रहा है। तो जैसा आप करते हैं थोड़ा रेस्ट करके करिए, अचानक से कुछ मत करिए, अचानक से उठिए मत। कई लोगों को उठने के बाद भी चक्कर आते हैं अचानक से, अगर खड़े हो जाते हैं, वो भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का एक साइन होता है। तो उसमें हम यही सिखाते हैं कि धीरे धीरे उठिए, और उसमें हम एक्चुअली सॉल्ट टैबलेट्स ही देते हैं कि आप सॉल्ट टैबलेट्स खाइए, तो उससे आपका बीपी थोड़ा मेंटेन रहेगा। कॉफी, सॉल्ट टैबलेट्स, और इवन कुछ मैनूवर्स होते हैं कि आप ऐसे अपने हाथ को या अपने पैरों को थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके रखिए, ताकि बॉडी का जो नीचे की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, और सारा का सारा जो जो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हाइपरटेंशन के अंदर बढ़ाने के लिए, वैसे ही हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कुछ मैनूवर्स होते हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आप अचानक से थोड़ा बेटर फील करेंगे। या सर ने जैसा बोला कि थोड़ा लाई डाउन कर जाइए। तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के यही सब नॉन इन्वेजिव या नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं जो कर सकते हैं। इसमें लेकिन एक और बात आरोही जी ये कहना चाह रहे थे हम कि सोडियम कम होना तो अपने आप में एक अलग किस्म की समस्या भी है ना, कि वो फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता तो उससे मेमोरी लॉस होने लगता और बहुत सारी समस्याएं अचानक होने लगती। तो एग्जैक्टली लो ब्लड प्रेशर और सोडियम लॉस का
आपसी रिलेशन है ये कि वो एक दो अलग ही चीज है। यदि आपकी सोडियम कम हो गया बॉडी में तो आप वैसे ही परेशान होने लगते हैं, और यदि 1 आध मिलीग्राम के आसपास कम हो गया, 1.5 ग्राम, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक। देखिए, इट इज ऑल अबाउट द सेटिंग। अक्यूट वर्सेस क्रॉनिक की सेटिंग होती है। आपको जो अक्यूट अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ अचानक से कुछ हुआ है, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट दिखते हैं, डिमेंशिया और ये सब ओल्ड एज में ज्यादा होता है, बिकॉज ओल्ड एज में बॉडी की कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली किडनी पेशेंट्स के अंदर। लेकिन इट्स अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर की, मतलब आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड और ऐसे स्टेट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते हैं। अगर आपका, जैसे मैंने पूछा उनसे कि आप दौड़ के आए थे क्या, धूप में खड़े थे क्या, तो इट्स ऑल अबाउट द सेटिंग समटाइम्स की एग्जैक्टली क्योंकि एक ही चीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजें एक सेटिंग और एक क्लिनिकल पिक्चर पे डिपेंड करती है कि हम उसका क्या अर्थ निकालते हैं या कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसको डॉक्टर ही देख के ठीक से बता सकता है, ये कहना है आपका। जी, बाकी सर अगर चाहे तो थोड़ा सा इस पे टिप्पणी दे सकते हैं। मैंने डॉक्टर जितना राजेश, आपका जी। हम लोग हस्तक्षेप चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाहूंगा इस जगह पर, क्योंकि डॉक्टर आरोही ने अनुमति दी है और आपने भी अनुमति दे दी है, तो एक तो क्या है कि ब्लड प्रेशर का हुआ समझना बंद कर दें सबसे पहली चीज। क्योंकि आजकल जिस तरह का चीजें हो रही हैं, वो बीमारी को, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने और समझाने लगे हैं। मेरा इस जगह पे थोड़ा सा सबमिशन ये है कि नॉर्मल से थोड़ा 10-5% वेरिएंट यदि रहता है, और यदि आपको नॉर्मल फीलिंग है और कोई आपकी एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो शुगर खाली पेट भी 120 भी नॉर्मल है और खाने के बाद 200 भी नॉर्मल है। यानी आजकल के जो नए फिगर जो आ गए उनको अपन भूल जाएं एक मिनट को। ऐसे ही ब्लड प्रेशर के बारे में बोल रहा हूँ कि जो यंग आदमी का अप टू 40 या 50 तक जो ब्लड प्रेशर रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप सेडेंट्री हैबिट वाले हैं या हैवी एक्सरसाइज वाले लोग हैं या मॉडरेट एक्टिविटी वाले लोग हैं। जिनका जो एक्टिविटी को भी देखना पड़ता है, सिंपैथिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, दोनों चीजों को। तो डाइटरी जब तक हम इस चीज के ऊपर नहीं गौर करेंगे कि हम अपनी डाइट में सब चीजें जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सब दवाई की तरफ एकदम दौड़ने लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने डाइटरी में चेंजेस लाना पड़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस लाना पड़ेंगे, और वही चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को इफेक्ट कर रही है। यदि डॉक्टर आरोही में गलत नहीं हूं, तो अभी जो कार्डियो सर्जन, अभी 10 दिन 7 दिन पुरानी बात है, जब एक कार्डियक सर्जन अपने राउंड लेते लेते, या कई बार पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग 37 साल, 38 साल, 40 साल में सडन कार्डियक डेथ हो रही है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, जबकि वो तो काफी फिटनेस रखते हैं, सब रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सर, फिटनेस से ज्यादा मेंटल फिजिकल दोनों चीजें, रिलैक्सेशन ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस लगा लें। और जैसा कि अभी डॉक्टर तिवारी जी बोल रहे थे कि उनका बार बार सोडियम कम हो जाता है, तो सोडियम कम होने का कारण ये कि हम आजकल खाने में हमने ड्राई फ्रूट्स एकदम हटा दिए हैं, घी दूध एकदम से रेस्ट्रिक्शन ला रहे हैं। और जब अपन बच्चों को देखें तो उनका सोडियम कंटेंट बहुत बढ़ रहा, खासकर आपका चाइनीज फूड के कारण से। तो चाइनीज फूड का मतलब कि जो एजिनोमोटो और जो हाई इनमें केमिकल्स डले रहते हैं। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो डाइट थी, जैसा कि डॉक्टर आरवी ने बोला कि नमक शक्कर का घोल पी लें, पानी पी लें, तो हिंदुस्तान में तो शुरू से ही आपने देखा होगा सर, सुबह सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीते हैं लोग खाली पेट। कई लोगों को आपने देखा होगा रात भर वो तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और सुबह उसको खाली पेट उसका सेवन करते हैं, यानी घूमने जाने के पहले ही चल ले लेते हैं। तो उसका यही अर्थ था, मतलब साइंटिफिक फैक्ट था, जब आप घूमने जा रहे हो, जब आपके शरीर में 1 लीटर पानी तांबे के एलिमेंट्स के साथ, ट्रेस एलिमेंट्स के साथ आएगा, तो आपके घूमने फिरने में आपको जो पसीना आ रहा है, जो आपके शरीर से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी XYZ, क्योंकि अभी तक पूरी स्टडी नहीं हो कि पसीने में क्या क्या निकलता है। आप कहते हैं पसीने में सिर्फ नमक निकल जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन रखना था, और मैंने इसके रिजल्ट, क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छे नहीं देखे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग व्रत के नाम से एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों को बंद कर देते हैं। नहीं क्या ये सर, उचित है? प्लीज कभी नहीं। 2 दिन, कभी 3 दिन के लिए
क्योंकि Don't do व्रत है इसलिए नहीं खाना, तो इस नहीं पे जरा मैम प्लीज, आई वुड टेल एवरीबडी टू नॉट डू दिस। आप क्योंकि अगर बिल्कुल उपवास कर रहे हैं और आपका बीपी लाइक कुछ नहीं खाया है, लेकिन फिर भी लाइक आधी गोली कर दीजिए, लेकिन बंद मत करिए। हाँ, क्योंकि मेरे 2-3 अनुभव इसमें बहुत ही वर्ष है। जी, एक मेरी अचानक से भाभी। स्ट्रोक होता है, मतलब मैं कुछ पेशेंट स्टोरीज हाँ। बता सकती हूँ आपको, जिसमें मतलब एक दिन पहले मेरे से पेशेंट मिलके गया, सब कुछ ठीक था, बीपी नॉर्मल, सब कुछ हेल्दी, सब कुछ, एंड फादर ऑफ 2 किड्स, एंड 3 दिन बाद वो इमरजेंसी में स्ट्रोक लेके आया है, एंड लकवा लग के, एंड पूरा डिपेंडेंट हो गए थे, एंड पूरी उनका हाँ, जॉब भी मेरी भी छूट गया भाभी सब के कुछ। साथ ऐसे ही हुआ। 2 साल कोमा में रही वो, फिर पूरे हाँ, साल। तो ये इट्स अ वेरी बैड स्टोरी, और हमको ये लगता है कि ये थ्योरेटिकल है, लेकिन हम ये रोज देखते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया इस बात पे कि आप अपनी मेडिकेशन जो भी चल रही है वो बंद मत करिए मन से, जो चल रही है कंटिन्यू रखिए। अगर कम हो रहा है बीपी तो उसको आधी कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर से मिलिए फिर जाके तुरंत, लेकिन आप बंद मत करिए दवाइयों को, अपने मन से हम्म। तो बिल्कुल भी मत करिए। आपको हम्म। 3-4 रीडिंग्स लगातार लगेंगी, डॉक्टर से 3-4 बार मिलना पड़ेगा, खुद से आप मॉनिटर करिए घर पे अपने खुद का बीपी, और उसके बाद ही सर को पास लेके जाइए कि मैंने खुद से मेजर किया है, ये किया है। प्लीज अपनी मेडिकेशंस को बिना डॉक्टर से मिले बंद मत करिए प्लीज, स्पेशली हाइपरटेंशन अगर आपको है तो। जी जी। एक क्वेश्चन और था कि जैसे मैं गायनी ऑप्स में काम करती हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि महिलाओं के बीपी कभी कभी तो 80-90 के बीच में आते हैं जी, सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो क्या इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसमें आप फिर अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए पेशेंट को, ज्यादा दूध पिलाइए उसको, खाना पीना ज्यादा अच्छे से खिलाइए, बीपी उसका मेंटेन करके रखना है हमको जिसे भी करके। तो उसके लिए फिर हम लोग बहुत सारी चीजें देते हैं, कॉफी, और जो हम मना करते हैं हाइपरटेंशन में वो उनको फिर खिलाते हैं बेसिकली। तो बीपी उनका बराबर रखना है, बीपी बढ़ना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में, कम को हम ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ेगा अगर प्रेगनेंसी के अंदर तो वो बहुत ही हार्मफुल है फीटल हेल्थ के लिए, अचानक से मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है, और वो मिर्गी के दौरे और सब कुछ आके, और बेबी भी मर जाता है, और कई बार मदर्स की भी डेथ हो जाती है, तो वो नहीं पहुंचना चाहिए। तो बीपी कम है तो इट्स ओके, वो वैसे भी वैसोडाइलेशन और इतना सारा ब्लड वॉल्यूम होता है कि वो बीपी कम हो सकता है, तो दैट इज नॉर्मल। बट बीपी अगर बढ़ रहा है दैट इज एब्सोल्युटली अबनॉर्मल। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके किसी जान पहचान के लोगों के साथ और वो प्रेग्नेंट है, तो प्लीज उनसे बोलिए कि वो अपने गायनिक की बात करते रहें, क्योंकि इन आवर फैमिली ऑल्सो वी लॉस्ट अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बीपी हाई रहता है था।